हम बता दिए कि छोटा छोटा टॉपिक हम लोग का बच गया है, जैसे तुम्हारा सेंटर स्टेट रिलेशन, ठीक है, फाइनेंस कमीशन, नीति आयोग, ये सब छोटा छोटा चैप्टर बचा हुआ है टॉपिक टाइप का। लेकिन जो मेन चैप्टर जैसे बचा हुआ है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद बोरोइंग फीचर, और तीसरा जो एक इम्पॉर्टेंट है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, है ना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डेवलप हुआ उसके बारे में यहाँ पे बचा हुआ है हम लोग का 3 ये। और छोटा छोटा पार्ट जो बचा हुआ है वो तुम लोगों को क्या करें, एक एक पेज का नोट्स रहेगा, उसको सिंपली पढ़ना है और यहीं पे याद कर लेना है। तो बाद में क्या होगा ना, तुम छोड़ दोगे, जैसे लोकपाल, लोक अदालत तो बता दिए, इस सब से क्वेश्चन आता है क्योंकि ये सब करेंट टॉपिक है इसीलिए। कैग, उसके बाद कुछ स्टैट्यूटरी बॉडी बचा है और कुछ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या हुआ, ऐसा बॉडी जो स्टैट्यूट से आया है, मतलब लॉ से आया है, ठीक है, पार्लियामेंट के लॉ से आया हो। और कुछ बॉडी जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर है, उसको कभी कभी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे प्लानिंग कमीशन जो था वो रिजोल्यूशन से आया है, कैबिनेट की रिजोल्यूशन से आया है, वो ना तो स्टैट्यूटरी है ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल है। बात समझ में आ रहा है, मतलब कैबिनेट का मीटिंग से आया, कैबिनेट का मीटिंग में कुछ बात हुआ, रिजोल्यूशन पास हुआ, उसके बाद वो बन गया आकर के। बात समझ में आया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझना है कि ये टॉपिक जो है ऐसे जनरली देखोगे तो लोग इसको 10-15 मिनट में ख़त्म कर देता है पढ़ा करके। कौन सा टॉपिक, सेंटर स्टेट रिलेशन, लेकिन इसको थोड़ा सा समझना है। इसमें 30% तुम लोग पहले से पढ़े हुए हो, 30 से 40%, और 60% हमको खुद नया यहाँ पे चीज़ समझना और यहीं पे समझना, याद कर लेना। अब देखो यहाँ पे तुम लोग सिर्फ 10th में पढ़े होगे फेडरलिज्म में, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड में एक पार्ट था लिंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज पॉलिसी, और तीसरा पार्ट था सेंटर स्टेट रिलेशन। वहाँ पे क्या था थोड़ा सा समझ लो, वहाँ का कंडीशन ये था कि 1990 के पहले और 1990 के बाद, 1990 के पहले और 1990 के बाद क्या होता था प्रॉब्लम ये होता था, डालो तब तक, प्रॉब्लम ये होता था 90 के पहले कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, सुनना ध्यान से, एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जो स्टेट में भी रूल कर रही है और बहुत सारा सेंटर में भी रूल कर रही है, बहुत सारा स्टेट में भी रूल कर रही है। तो क्या करता था, मिसयूज़ करता था पावर। जैसे उस समय मान लो इंदिरा गांधी का सरकार था, तो इंदिरा गांधी का सरकार जो है एक सेंटर में है ही और बहुत सारा स्टेट में भी है। तो जहाँ पर जिस स्टेट में उसका सरकार नहीं है वो मिसयूज़ कर रही थी वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ का पावर मिसयूज़ कर रही थी। कभी कभी तो बताएं ना तुम लोग को, संविधान ही बदल दी थी, संविधान का अमेंडिंग पावर ही बदल दी थी, संविधान का अमेंडिंग पावर ही बदल दी थी। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट याद है, जब बताए थे 24th से कि पार्लियामेंट जो है कुछ भी चेंज कर सकता है फंडामेंटल राइट में, है ना। तो बात यहाँ पर ये हो जाता है। और 1990 के बाद तब क्या हुआ, 1990 के बाद स्टार्ट हुआ एरा ऑफ कोलिशन, जिसमें कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी नहीं ला पा रही है, एक पॉलिटिकल पार्टी अपने से बहुमत नहीं ला पा रही है। तो क्या करे, गठबंधन का सरकार बना रही है। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो सेंटर है वो मिसयूज नहीं कर पाएगा पावर, किसके साथ, स्टेट के साथ, जहाँ पर उसका सरकार नहीं, जहाँ पर उसका पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ये था उस समय के बारे में। और ये कोलिशन गवर्नमेंट का जो जजमेंट था, कोलिशन गवर्नमेंट का जो एरा था, इसको सुप्रीम कोर्ट भी सपोर्ट किया, इसको जो है सुप्रीम कोर्ट भी सपोर्ट किया। तो यहाँ तक समझना क्या है कि सेंटर और स्टेट का बीच का थोड़ा सा तो कुछ समझ में आया अभी फिलहाल, कि दोनों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अब तुमको यहाँ पर, अब हम लोग जब कॉम्पिटिटिव लेवल में बात करते हैं तो सबसे पहला तुमको आएगा कि ये पार्ट किस में दिया हुआ है। जैसे पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट था, पार्ट 4 में डीपीएसपी था, तो ये पार्ट किस में है, 11 में पार्ट कौन, सेंटर स्टेट रिलेशन 11th में। अब यहाँ पर हम लोग को 3 चीज़ पढ़ना, एक तो पढ़ना है लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन और फाइनेंशियल रिलेशन। ये दोनों जो है पार्ट 11 में ही दिया है, कितने में, पार्ट 11 में। और फाइनेंशियल जो है ना पार्ट 12 में दिया है, किसमें, पार्ट 12 में। तो तुमसे कल दिन कोई कहे कि सेंटर स्टेट रिलेशन एक्सक्लूसिवली किसमें दिया हुआ है, तो पार्ट 11 में दिया हुआ है। लेकिन यदि तुमको वर्ड लिख दे फाइनेंस से रिलेटेड, फाइनेंशियल रिलेशन किस में दिया हुआ है, तो पार्ट 12 में। समझ में आ रहा है सागर, कोई दिक्कत है ना, पार्ट 12 में दिया है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग, आते हैं धीरे धीरे। हाँ 11 ही होगा। और ये हाँ ये सिर्फ ये फाइनेंशियल
क्योंकि ये क्वेश्चन आया था एक बार पीसीएस में, इसीलिए पहले ही बता दिए कि फाइनेंशियल जब वर्ड आए तो पार्ट 12 और लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव आए तो पार्ट 11। ठीक है, अब समझना है कि लेजिस्लेटिव रिलेशन कैसा है, मतलब सेंटर और स्टेट के बीच जो लॉ बनता है, सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना। लॉ कैसे बनता है, दोनों के बीच मान लो कोई झगड़ा होगा तो क्या होगा, इतना सा तुम लोग को तो पता है, नॉर्मल सा बात। तो देखो आर्टिकल 245 क्या बता रहा है। अब पहले एक बात और समझ लो कि इसमें जो है पढ़ना है आर्टिकल 245 से 255 तक, 245 से 255 तक, इसमें सब आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। अब तुम लोग को छांटा छांटा हुआ आर्टिकल याद करना है। इन्हें समझना कि 395 हम याद कराने के लिए जाएंगे, और ना कि तुमको याद भी नहीं रखना है। ठीक है, उसके बाद ये 200 कहाँ से स्टार्ट होता है, 56 से, 256 से ये स्टार्ट होगा। ठीक, और ये जो है तुम्हारा 290, एक बार सिर्फ देख लो, 256 से लेके 263 तक, और ये 264 से लेके 294 तक, 293 तक, 293 तक, 3 रिलेशन पढ़ना है। ठीक है, तो पहला हो गया तुम्हारा 245 से 255, सेकेंड 56 से 63, मतलब यहाँ 10 आर्टिकल है, यहाँ पे 56 से 63 है, और 64 से 93 है। इतना सा तो कम से कम ये याद रखना कितना से कितना तक है, क्योंकि आंसर में छांट लोगे कहाँ से कहाँ तक है। ठीक, अब समझते 245, 46 और 249, 50, 51, ये सब तुम लोग को थोड़ा थोड़ा पता पहले से है। अब देखना कैसे, तुम लोग को सब पता है। 245 में क्या है कि जो भी लॉ पार्लियामेंट बनाएगी वो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होगा, सब स्टेट को उसको मानना पड़ेगा, सब स्टेट को उसको मानना पड़ेगा। क्या लिखता है यहाँ पे देखो एक बार ध्यान से, कि कोई भी पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है वो एप्लीकेबल कहाँ पर है, टू दी होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद क्या, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन भी है। मान लो कभी इंडिया का गवर्नमेंट जो है एनआरआई के लिए भी लॉ बनाती है, तो मान लो जो विदेश में फॉरेन कंट्री में जो इंडिया से रह रहा है उसके लिए भी भारत सरकार लॉ बनाती है, डेट इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन। बात समझ में आया, डेट इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन। इसमें सिंपल क्या है, जो लॉ बनाएगी पार्लियामेंट वो एप्लीकेबल होगा कहाँ पे, टोटल एप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ इट। ठीक है, ये होता है क्या 245। तुमसे 246 है, क्या है 246, याद डायरेक्ट रखना है, डिवीजन ऑफ पावर। क्या याद रखना है, डिवीजन ऑफ पावर, 246 डिवीजन ऑफ पावर। अब तुम लोग पहले से जानते हो कि डिवीजन ऑफ पावर हम लोग 3 लिस्ट पढ़ते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट। यूनियन, स्टेट और कनकरेंट। यूनियन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लॉ बनाएगी, इसमें सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, इसमें स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। इसमें दोनों, पहले इसमें 97 सब्जेक्ट था, याद रखना, इनिशियली ओरिजिनल कितना था 97, अब ये कितना हो गया इसमें, अब ये 100 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 100। इसमें कितना था पहले 66 था, अभी 5 इसमें घट गया 61 हो गया, और इसमें कितना था 47 था, तो 5 जो घटा इसमें 5 गया 52। अब 5 तुम लोग को पता है कौन कौन गया है ना, क्या था, बहुत बढ़िया, एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, बहुत, वेट एंड मेजरमेंट हो गया, हाँ, वाइल्ड लाइफ, हाँ, और लास्ट में क्या, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये पांचों को जो है यहाँ से राज्य संघ से स्टेट लिस्ट डाल दिया गया, किसमें, समवर्ती सूची में, मतलब कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया। बाय विच अमेंडमेंट एक्ट, 42nd अमेंडमेंट एक्ट से डाल दिया गया था। ठीक है, इतना सा याद है, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे समझ लो। तो अभी तुमसे पूछेगा कितना सब्जेक्ट है, 100 है, 61 है, 52 है, और पहले कितना था 57, 66, 47 है। ये तो तुम लोग को 10th में एनसीईआरटी में ही पढ़ा दिए थे, लेकिन अभी करंट भी याद रखना है, जो करंट चल रहा है ना, करंट चीज़ याद रखना है, ओल्ड आउटडेटेड चीज़ को ध्यान नहीं देना है। कोई दिक्कत। उसके बाद तुमसे कल दिन पूछे कि हम बताएं इसमें कि डिवीजन ऑफ पावर जो है कौन सा शेड्यूल में, कुछ आया क्या, नहीं, वो सिर्फ उधर देखो टाइमर चल रहा है साइड में, हाँ ठीक, वो रिस्टार्ट नहीं, फोकस करता है कभी कभी। अच्छा, वेकअप, अच्छा होता है कभी कभी। अब तुमसे कल दिन पूछे कि डिवीजन ऑफ पावर जो है कौन सा शेड्यूल में हम लोग बात किए थे, 7, याद है ना, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम,
है ना, हाँ, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, फेडरल डिवीज़न। यहाँ पे 7th शेड्यूल में, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ये था 246। अब तुमसे कल दिन कोई बोले क्या रेसिड्यूरी पावर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है? रेसिड्यूरी पावर जो सब्जेक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन लॉ बना दिया गया है 248 के अंदर। कितना? 248 के अंदर। तो 248 के अंदर जो है रेसिड्यूरी पावर के ऊपर कौन लॉ बनाएगा? पार्लियामेंट। अब रेसिड्यूरी सब्जेक्ट क्या होता है? रेसिड्यूरी सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा सब्जेक्ट जो कि संविधान बनने के बाद आया हो, जैसे ई कॉमर्स हो गया, जैसे साइबर, ठीक है, ई कॉमर्स, तो नया नया जो भी सब्जेक्ट है संविधान बनने के बाद आया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेसिड्यूरी। रेसिड्यू का मतलब क्या था? जो बच गया, है ना। तो ई कौन बनाएगा इसके ऊपर लॉ? पार्लियामेंट। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा तुम लोग एक चीज़ के ऊपर फोकस करना। कभी कभी क्वेश्चन आता है पुलिस के ऊपर कौन सा लॉ बनाएगा? स्टेट लिस्ट, ठीक है। हेल्थ के ऊपर स्टेट लिस्ट। एग्रीकल्चर तो एकदम याद रखना कि स्टेट लिस्ट ही बनाती है। अभी ने समझ लेना एग्रीकल्चर मिनिस्टर होता है यूनियन में, तो एग्रीकल्चर बनाएगी यूनियन, नहीं, एग्रीकल्चर के ऊपर कौन लॉ बनाती है? स्टेट लिस्ट भी। और याद रखना प्रिजन मतलब जेल, इसके ऊपर भी कौन लॉ बनाती है? ठीक है। और बाकी तो तुम लोग को याद ही है ये सब, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन, ठीक है, सक्सेशन, हाँ, साफ सुथरा, हेल्थ एंड सैनिटेशन, ठीक है। अब ये तो तुम लोग को बता दिए 5 सब्जेक्ट, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो रेसिड्यूरी पावर दिया है ना, ठीक है, ऐसा सब्जेक्ट जो कि तीनों में नहीं है, ऐसा सब्जेक्ट जो तीनों में नहीं है, अलग से लिस्ट बना दिया रेसिड्यूरी पावर 248 के तहत, 248 के तहत हो गया। तो 245 समझ में आ गया, लॉ एप्लीकेबल। 246 डिवीजन ऑफ पावर, 248 रेसिड्यूरी पावर, ठीक। अब देखो यहाँ से, अब तुम लोग को बताते हैं यहाँ पे कि कभी कभी पहले भी बता चुके हैं कि पार्लियामेंट जो है स्टेट लिस्ट के ऊपर भी कानून बनाती है, स्पेशल पावर है। याद है राज्यसभा का स्पेशल पावर बताए थे, याद है कि नहीं? तो सेम वही चीज़ यहाँ पर है। देखो बस आर्टिकल सिंपल याद रखना। 249 जब आए तो राज्यसभा जो है, बस कीवर्ड याद रखना, इसलिए कीवर्ड वहाँ पे लिख दिए। 249 नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट। और राज्यसभा जो है 2/3 बहुमत से रिजोल्यूशन पास करा करके वो लॉ बना सकती है। किसके ऊपर? नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर, मतलब स्टेट लिस्ट के अंदर, ठीक है। स्टेट लिस्ट के अंदर जो है राज्यसभा जो है लॉ बना सकती है जब रिजोल्यूशन पास होगा 2/3 मेजोरिटी से। 249 में यही है, ठीक है। 249 में याद रखना सिर्फ और सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट सुप्रीम है। और 250 में नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। अब नेशनल इमरजेंसी जैसे आया तो 352 याद करो, क्या था? इट टॉक्स अबाउट नेशनल इमरजेंसी। तो यहाँ पर आर्टिकल 250 में जो है कौन लॉ बनाएगा? नहीं, पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, ठीक है। पार्लियामेंट जो है नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट घोषित करेगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट। अब यहाँ पे 250 में जो है यहाँ पर कौन बना रहा था? राज्यसभा। यहाँ पर जो है देखो यहाँ पे लिखाया हुआ नहीं है, लेकिन हम उस दिन बताए थे कि लोकसभा जब सेशन में नहीं रहता इमरजेंसी के दौरान, तो राज्यसभा जो है लॉ बनाएगा, है ना। राज्यसभा जो है लॉ बनाएगा, मतलब ये भी एक्सक्लूसिव पावर किसका है? राज्यसभा का ही। 250 एक्सक्लूसिव पावर राज्यसभा का ही है। तो किसके ऊपर? जब इमरजेंसी रहेगा, लेकिन जब इमरजेंसी ख़त्म हो जाएगा तो 6 महीने के बाद ये लॉ भी ख़त्म हो जाएगा। इमरजेंसी ख़त्म होने के बाद 6 महीने के अंदर जो है उस लॉ को ख़त्म करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? अब 252 में 252 में यदि 2 या 3 स्टेट जो है कंसेंट किया है, ठीक है, 2 या 3 स्टेट मान लो रिक्वेस्ट लेकर के गया किसके पास? पार्लियामेंट के पास, ठीक है। तो पार्लियामेंट जो उस स्टेट के लिए भी लॉ बनाएगा, पार्लियामेंट जो है उस स्टेट के लिए भी लॉ बनाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? पार्लियामेंट जो है उस स्टेट के लिए भी लॉ बनाएगा। तो 249 में नेशनल इंटरेस्ट सुप्रीम है राज्यसभा, 250 में नेशनल इमरजेंसी, 252 में कंसेंट ऑफ स्टेट, मतलब 2 या 2 से अधिक स्टेट हुजूर मेरे ऊपर लॉ बना दीजिए, मेरे लिए लॉ बना दीजिए, तो वो पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। और वो लॉ बाद में जाकर के रिपील नहीं होगा, ध्यान रखना, मतलब वो लॉ बाद में जाकर के उसको ख़त्म नहीं कर सकता। ये नहीं कि मन किया स्टेट लेजिस्लेचर का अब इसको ख़त्म करो, वैसा नहीं हो, क्योंकि पार्लियामेंट बनाया है उस लॉ को। तो 249, 50, 52, 53 में क्या है?
53 में पार्लियामेंट जो है कोई भी लॉ बना सकता है इंटरनेशनल ट्रीटी को इम्पोज करने के लिए, मतलब बिना सहमति के, बिना पूछे स्टेट से, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रीटी को इम्पोज करना है। इंटरनेशनल ट्रीटी समझते हो ना, दो देश के बीच जो एग्रीमेंट होता है, मान लो कुछ कन्वेंशन साइन हुआ है, तो यहाँ पर इसको लागू करने के लिए बिना पूछे किसी से भी पार्लियामेंट जो है लॉ बना सकता है। तो ये पार्लियामेंट का क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, पावर देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव पावर देख रहे हैं लॉ मेकिंग में, क्योंकि लेजिस्लेटिव रिलेशन ही पढ़ रहे हैं। तो 49 हो गया, 50 हो गया, 52 हो गया, 53 हो गया। ठीक है, अब 356 तो जानते हो, यदि छटपट करोगे, स्टेट छटपट कर रहा है कि मान लो इस यूनियन का बात नहीं मान रहा, यूनियन का लॉ मान ही नहीं रहा है, तो देखेगा क्या सरकार किया, इसके ऊपर क्या लगा दो, परसेंट रूल लगा दो। ऐसे परसेंट रूल का बहुत सारा कंडीशन है, कैसे लगता है, लेकिन अभी तुमको याद क्या रखना है कि स्टेट जब यूनियन गवर्नमेंट का बात को नहीं मानता है तो सरकार क्या करता है, वहाँ पे परसेंट रूल को लगा देता है। जैसे मणिपुर में लगा है बहुत बार, है ना, यूपी में भी लगा है। कोई दिक्कत यहाँ तक? 356 भी कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं ना? खाली आर्टिकल है, दिमाग में खाली रखते जाना है बस। तो यहाँ पे 253 भी हो गया, 356 भी हो गया, 356 परसेंट रूल। अब देखो सेंटर का कभी कभी कंट्रोल स्टेट के ऊपर भी रहता है। अभी तो देखे बहुत सारा स्टेट के ऊपर था ही कंट्रोल, स्टेट सब्जेक्ट में बना रहा है, नेशनल इंटरेस्ट लागू करने के लिए बना रहा है, नेशनल इमरजेंसी के लिए 2 या 2 से अधिक स्टेट, ये सब क्या देख रहे हैं कि सेंट्रल का कैसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है स्टेट के ऊपर। अब एक आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 200, जैसे 100 इंपॉर्टेंट था कोरम, याद करो, हाँ ना, कोरम कि कम से कम 1/10 मेंबर आना चाहिए पार्लियामेंट में कोई प्रोसीडिंग को स्टार्ट करने के लिए। सेम 200 भी याद रखना उसी तरीके से। क्या है कि गवर्नर जो है बिल रिजर्व करता है किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए। गवर्नर जो है क्या करता है, बिल रिजर्व करता है प्रेसिडेंट के लिए कि आप अब मालिक हैं इस बिल का, आप अब इस बिल का मालिक हैं। अभी क्या होता था कि एक TN रवि करके थे गवर्नर, कहाँ के, तमिलनाडु के, TN रवि, RN रवि थे। वो क्या करते थे, बार बार जो भी बिल पास हो रहा है वो क्या कर रहा है, बार बार प्रेसिडेंट के लिए रेफर कर रहा है। इससे क्या हो रहा है, इससे बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है प्रोसेस में। मान लो जो इंपॉर्टेंट बिल भी लाना है, गवर्नर अब साइन नहीं कर रहा है, किसको दे दे रहा है, प्रेसिडेंट को दे दे रहा है। अब ये प्रेसिडेंट को जब दे दिया, इसका मतलब इस बिल का मालिक अब प्रेसिडेंट हो गया, ये दिमाग में फिट कर लेना। अब गवर्नर उसका मालिक नहीं रहा, बात समझ में आया? तो RN रवि जो गवर्नर थे कहाँ के, तमिलनाडु के। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि करंट में ये चीज़ घटा है कुछ दिन पहले, 3, 4, 5 महीना, 6 महीना पहले। कोई दिक्कत है नहीं यहाँ तक? बस आगे ये था तुम्हारा क्या, लेजिस्लेटिव रिलेशन। एक बार इसको मगअप कर लो एक बार। 245 में लॉ जो है वो एप्लीकेबल होना चाहिए कहाँ पर, होल कंट्री। सेकंड, डिवीजन ऑफ पावर। फिर उसके बाद डिवीजन ऑफ पावर में ये सब याद रखना, 100 है, 61 है, 52 है। ठीक, उसके बाद 249 में नेशनल इंटरेस्ट को लागू करने के लिए राज्यसभा 2/3 बहुमत से। नेशनल इमरजेंसी को सेम प्रोसेस है। 252 कंसेंट ऑफ स्टेट, लेकिन वह लॉ रिपील नहीं कर सकता स्टेट लेजिस्लेचर। 253 में इंटरनेशनल ट्रीटी, 253 में इंटरनेशनल ट्रीटी, और 356 तो तुम लोग को पता है। और आर्टिकल 200 में क्या, गवर्नर जो है प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करता है बिल को। मतलब मान लो ऐसे समझना कि लोकसभा कहाँ से आया, विधानसभा से आया, ठीक है, जिसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली से। विधानसभा के बाद मान लो जिस स्टेट के पास विधान परिषद है वहाँ जाएगा। कितना स्टेट के पास विधान परिषद है, 6 स्टेट। याद क्या, कौन कौन सा है, के से कर्नाटका, ए से आंध्रा, बी से यू से तेलंगाना, एम से महाराष्ट्र। ये होता है कब, उत्तर। ठीक है, उसके, ठीक है, जिसके पास क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो यहाँ पर से पास हुआ, फिर यहाँ गया विधान परिषद में, फिर जाएगा गवर्नर के पास। अब गवर्नर क्या क्या देख रहा है, क्या ड्रामा ज़्यादा है, ये भेज दिया प्रेसिडेंट को, क्योंकि गवर्नर आता है एजेंट ऑफ सेंटर। गवर्नर एजेंट का सेंटर आता है। हो सकता हो कि इसको समझ में नहीं आ रहा हो, ऊपर से दबाव है, कहाँ से, सेंटर की तरफ से, कि तुमको पास नहीं करना है, तुम भेज दो प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट भी मेरा आदमी है। बात समझ में आया? तो ये प्रॉब्लम होता है यहाँ पर। ठीक, आर्टिकल 200 भी समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव में, जिसमें कि 256 से लेकर 263 तक है। 256 से 263 तक है। ठीक है,
नहीं हो रहा क्या, पीछे दे दो। अरे शायद वहाँ पे कैमरा, अच्छा ठीक है मिला। आ गया। अब समझना एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, इसका आर्टिकल कितना से कितना तक है? 256 से 263, ठीक है। उसमें जो इम्पोर्टेंट था वही है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ। यदि आएगा अभी तो तुम लोग का नसीब ख़राब है सर, यदि इससे बाहर आएगा तो, ठीक है। क्योंकि ये टॉपिक उतना, हाँ PYQ, इसीलिए PYQ करा दे देते हैं। इसका भी PYQ दे देंगे तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन जो है जहाँ पर नहीं बन रहा उसको नोट डाउन कर लेना। अब देखो ये भी किसके अंदर आता है, पार्ट 11 का ही पार्ट है, ठीक है। इसमें क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। अब देखेंगे क्या कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे एग्जीक्यूटिव जो बैठा है स्टेट में और जो सेंटर में बैठा है प्रेसिडेंट, ठीक है, या जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बैठा है, इस दोनों के बीच का रिलेशन को समझना है यहाँ। अभी तो लॉ मेकिंग रिलेशन समझ रहे थे अभी तक तो हम लोग लॉ मेकिंग रिलेशन समझ रहे थे। अब देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, मतलब गवर्नर यदि है यहाँ का या CM है, और यहाँ का क्या है हम लोग का PM है और प्रेसिडेंट है, इस दोनों के बीच का रिलेशन को यहाँ पे हम लोग को समझना है। अब देखो ये सब तो नॉर्मल बात है, हम लोग जानते हैं लोकेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, तीनों के पास क्या क्या, यूनियन लेवल पर, स्टेट लेवल पर, कंकरेंट लेवल पर। इसमें कुछ बताना है क्या, ऐसा कुछ नहीं। अब देखो 256 में क्या बोलता है, सेंटर इज एम्पावर्ड टू इशू द मैंडेटरी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टिव टू द स्टेट। अब देखो सेंटर यदि कोई लॉ बना रहा है, क्या बोल रहा है कि सेंटर इज एम्पावर्ड, सेंटर को एम्पावर्ड किया गया है क्या चीज़ के लिए, द मैंडेटरी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टिव टू द स्टेट सो दैट टू इंश्योर compliance with parliamentary laws and the executive power of the state does not impede the executive power of the union। ठीक समझना, थोड़ा सा खाली एक बार सुन लो बस, ये 2 पॉइंट याद रखना। मतलब क्या कि जो भी लॉ पार्लियामेंट बना रही है उस सब एग्जीक्यूटिव को मानना पड़ेगा, ठीक है। जो भी लॉ पार्लियामेंट जो है बना रही है उसको कंप्लाइंस करना पड़ेगा। कंप्लाइंस का मतलब क्या होता है, उसको मानना पड़ेगा ये लॉ को, ठीक है। कंप्लाइंस का मतलब क्या होता है, इसको मानना पड़ेगा। किसमें, 256 में कहता है। सेकंड क्या, जो स्टेट है, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट डज नॉट इम्पीड, मतलब उसको, जैसे मान लो कि यूनियन कोई लॉ बनाया, ऐसा नहीं है कि उस लॉ का अवहेलना करेगा कौन, स्टेट, ठीक है। उसको अवहेलना नहीं कर सकता है स्टेट, उसको भी मानना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है, इसको बोलते हैं 256। हाँ 256 ही है और 257 ही है। 256 में याद रखना कंप्लायंस, और यहाँ याद रखना कि यूनियन जो है वो यदि कोई लॉ लाता है तो उसको मानना पड़ता है, किसको, स्टेट को भी मानना पड़ेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना। अब आगे देखते हैं 365। 356 तो पता है तुम लोग को, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना। 356 क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल, और 365 क्या होता है कि जब कोई स्टेट जो है, जब कोई स्टेट यूनियन के बात को या यूनियन के लॉ को नहीं मान रहा, उसका बार बार अवहेलना कर रहा है, बार बार अवहेलना कर रहा है, तो उस राज्य में क्या लगेगा, लगा दिया जाएगा प्रेसिडेंट रूल। ये कहता है क्या, हाँ 365, मतलब 365 जो है ये कंप्लायंस ही है, ठीक है। लेकिन ये किसके रिगार्डिंग है, प्रेसिडेंट रूल के रिगार्डिंग है, प्रेसिडेंट रूल के रिगार्डिंग है कंप्लायंस। मतलब तुमको मानना पड़ेगा क्या चीज़, प्रेसिडेंट रूल नहीं, यूनियन गवर्नमेंट का जो कंप्लायंस है, यूनियन गवर्नमेंट का जो लॉ है उसको कंप्लाई करना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को भी। यदि नहीं कर रहे हो, बार बार अवहेलना कर रहे हो तो तुम्हारे ऊपर क्या लग जाएगा, 356 लग जाएगा। लेकिन लगेगा किससे, 365 से। तो क्या लिखता है, इफ एनी स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विद द डायरेक्टिव्स to give effect to any direction issued by the center, it is lawful to the president to hold a situation like, क्या सिचुएशन लाइक होगा, 356 लगेगा, सिंपल। बात समझ में आया विशाल, हाँ
365 का मतलब क्या, यदि स्टेट नहीं मान रहा है बात को यूनियन का तो तुम्हारे ऊपर 356 लगेगा यदि तुम कंप्लाई नहीं कर रहे हो किसके अंडर, आर्टिकल 3। हाँ दोनों सेम है, दोनों सेम है, दोनों का नाम अलग है सिर्फ। इसको स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं या उसको प्रेसिडेंट रूल भी बोल सकते हैं, लेकिन नेशनल इमरजेंसी का और कोई नाम नहीं है। अब देखो यहाँ पे उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं, लेकिन एक बार देख लो ये वाला 258 भी थोड़ा सा देख लो। अभी तक कौन कौन आर्टिकल यहाँ देख लिए, 256 देख लिए, 257 देख लिए, 258 देखेंगे, 356, 365। अब देखो म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शन, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेसिडेंट जो है, समझना, प्रेसिडेंट जो है स्टेट के, स्टेट में कौन रहता है, एग्जीक्यूटिव, मेन गवर्नर है ना। प्रेसिडेंट जो है एग्जीक्यूटिव, स्टेट का एग्जीक्यूटिव से कुछ कंसेंट लेकर के कुछ उसके बारे में बात कर सकता है। सिंपल है, प्रेसिडेंट में विद द कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट अपना कुछ एग्जीक्यूटिव फंक्शन कर सकता है स्टेट में भी। समझना क्या है कि प्रेसिडेंट जो है क्या किया, यहाँ पर इस स्टेट में भी कुछ लाने का प्रयास किया, और गवर्नर भी कभी कभी क्या करता है, प्रेसिडेंट के साथ कुछ कंसेंट लेकर के कुछ लॉ में मदद करता है बनाने में। इसको क्या बोलते हैं, 258। मतलब प्रेसिडेंट विथ मे द कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इंट्रस्ट द यूनियन एग्जीक्यूटिव फंक्शन टू द स्टेट, और उसका विपरीत भी गवर्नर में विद द कंसेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट स्टेट द फंक्शन ऑफ द सेंटर, स्टेट द फंक्शन ऑफ द टू द सेंटर। समझ में आया कि नहीं, इसमें क्या, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। मतलब क्या, दोनों म्यूचुअली डिलीगेट करेगा। डिलीगेशन का मतलब क्या होता है, लॉ बनाना। डिलीगेशन का मतलब क्या होता है, लॉ बनाना। म्यूचुअली मतलब ये भी उसको सपोर्ट कर रहा है और वो भी इसको सपोर्ट कर रहा है। सिंपल, कॉम्प्लेक्स नहीं करना है चीज़ को। मतलब प्रेसिडेंट भी गवर्नर को सपोर्ट कर रहा है लॉ बनाने में, और गवर्नर भी प्रेसिडेंट को सपोर्ट कर रहा है यहाँ पर लॉ बनाने में। हाँ ठीक है, म्यूचुअल डेलीगेशन सिर्फ तुमको याद रखना है 258 के तहत। अभी तुम लोग को पहले ही बता दिया, ऑल इंडिया सर्विस, ये क्वेश्चन भी आया था 312 में। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस का मतलब क्या होता है, देखो ऑल इंडिया सर्विस में मात्र 3 ही होता है, IAS, IPS और IFOS, मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ना कि फॉरेन सर्विस नहीं। IFOS का मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। अब इसका रिक्रूटमेंट कहाँ से होता है, सेंटर से इसका रिक्रूटमेंट होता है, लेकिन ये इमीडिएट काम किसके लिए करता है, स्टेट के लिए। ये याद रखना, रिक्रूटमेंट बाय सेंटर, UPSC सिलेक्शन होता है, लेकिन सेंटर में काम करता है क्या, नहीं, काम तो करता है स्टेट में, अलग अलग कैडर मिलता है। ठीक है, हाँ। और तुम कोई भी बताएं कि राज्यसभा जो है बना सकता है, ठीक है, एबोलिश भी कर सकता है और क्रिएट भी कर सकता है, क्या, पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन, वही वाला सिस्टम कि 2/3 मेजोरिटी से पास करना हो रेजोल्यूशन। राज्यसभा में जो भी हम लोग नया नया जो लॉ बनाते हैं, राज्यसभा के पास जो भी एक्सक्लूसिव पावर मिला है, उसमें एकदम रट लो कि 2/3 मेजोरिटी से पास करेगा, जो रेजोल्यूशन पास होगा तभी जा करके वो बनेगा लॉ, चाहे इसके केस में रहे चाहे नेशनल इंटरेस्ट के केस में रहे, है ना। 249 जो बताए थे, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, 312। तो समझ में आ रहा है ना, अपॉइंटमेंट किसके द्वारा हो रहा है, यहाँ पे यही समझना है, अपॉइंटमेंट हो रहा है सेंटर के द्वारा, और वर्क कहाँ कर रहा है, स्टेट में। म्यूचुअल डेलीगेशन में भी वही हो रहा है कि प्रेसिडेंट जो है गवर्नर में विद द कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट काम किसके लिए कर रहा है, स्टेट के लिए, और गवर्नर भी किससे कंसेंट ले रहा है, यूनियन गवर्नमेंट से। हाँ ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट से, प्रेसिडेंट से, और काम किसके लिए कर रहा है, सेंटर के लिए। बात समझ में आया। हाँ, अब देखो पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन का अपॉइंटमेंट कौन करता है, पब्लिक सर्विस कमीशन का भी अपॉइंटमेंट, जैसे मान लो बिहार में BPSC है ना, तो BPSC में जो चेयरमैन होगा उसको अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, गवर्नर कर रहा है, लेकिन उसको हटाने का काम कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट। तो देख रहे हो दोनों में रिलेशन है। प्रेसिडेंट कौन है, यूनियन एग्जीक्यूटिव, गवर्नर कौन है, स्टेट एग्जीक्यूटिव। फिर इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, ये तो पहले भी बता चुके हैं तुम लोग को। इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल जब भी आए तो आर्टिकल 263 याद रखना, क्या, आर्टिकल 263। जोनल काउंसिल से कभी कंफ्यूजन नहीं होना। जोनल काउंसिल जो है वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जोनल काउंसिल जो है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यहाँ पे हम क्या नाम बोले, इंटर स्टेट काउंसिल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। हाँ, इंटर स्टेट के बारे में बात देखो अभी, हाँ कंकरेंट लिस्ट के अंदर ही आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग दो स्टेट के बीच के बारे में बात हो रहा है।
263 में क्या होता है, इंटर स्टेट काउंसिल। और जोनल काउंसिल जो क्या है जोनल काउंसिल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। दोनों में कन्फ्यूजन मत होना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो इंटर स्टेट काउंसिल किसके किसके बीच माजरा सुलझाता है, स्टेट और सेंटर के बीच में, नाम ही है इंटर स्टेट। और बना कब था, 1990 में। बना कब था, 1990 में, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन से बना था क्या, इंटर स्टेट काउंसिल। कल भी एक क्वेश्चन आया था तुम लोग को सरकारिया कमीशन से रिलेटेड था उसमें, लेकिन आंसर होता कि नहीं पता नहीं। सरकारिया था, पंची था, राजमन्नार था, है ना। ये सब जब भी नाम सुनोगे, सरकारिया ऐसे लास्ट में बता देंगे, है ही पीडीएफ में, सरकारिया, पंची, राजमन्नार, उसके बाद एआरसी रिफॉर्म, एआरसी कमीशन, ये सब भी जब भी नाम सुनोगे, ये सब कमीशन है, तो सीधा मारो क्या, सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन तुमसे एक मान लो दे देगा कि कौन सा सेंटर स्टेट रिलेशन का कमीशन नहीं है, तो एक ऐसा कमीशन का नाम दे देगा जो नहीं होगा। ये सब तो नाम सुना हुआ रहेगा तो कम से कम मार दोगे ना। सरकारिया, पंची, राजमन्नार। ये सरकारिया कमीशन ही बोला था कि 356 का तो यूज होना ही नहीं चाहिए इंडिया में। 356 का यूज, हाँ, प्रेसिडेंट रूल के बारे में, ये उसके अपोजिशन में था। अभी धीरे धीरे देखेंगे। इतना सा कोई दिक्कत इसमें, हाँ, इतना सा कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे, अब आ जाओ फाइनेंशियल में, ठीक है, बस लास्ट है फाइनेंशियल रिलेशन। 268 से लेके 293, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वही याद करना है, बाकी फालतू सब चीज़ याद नहीं करना है। ई किस में आता है, पार्ट 12। इसको एक बार खींचोगे, खींच लो। मेरिट से आता है ना, भी काहे कराएगा भाई। अब ध्यान दो आगे, ठीक है। अब तीसरा क्या है हम लोग का, फाइनेंशियल रिलेशन। दो 264 से लेकर के 293 तक, ठीक है, 264 से 293 तक। अब यहाँ पर 267 था ना, ठीक, 268 से लेकर 293 तक। अब यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि इसमें तुम लोग को समझना है क्या कि सेंटर और स्टेट के बीच जो टैक्स का सिस्टम है वो कैसा है। ज़्यादा डीप में नहीं जाना, क्योंकि टैक्सेशन सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे किस में, इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। इसमें कि पढ़ेंगे डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जीएसटी क्या होता है, कस्टम ड्यूटी क्या होता है, ये सब नाम सिर्फ समझना है। वहाँ पर भी कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं समझना है कि कस्टम ड्यूटी क्या होता है। पहले चलता था इनडायरेक्ट टैक्स था ना, पहले क्या था, बहुत सारा इनडायरेक्ट टैक्स था, लेकिन अब इनडायरेक्ट टैक्स को मर्ज कर दिया है किस में, जीएसटी में, है ना, जीएसटी में मर्ज कर दिया है। तुमसे कल दिन कोई क्वेश्चन करेंगे जीएसटी जो है कौन सा एक्ट से आया है, याद करना 101 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। और ये लागू कब हुआ था, 1 जुलाई 2017 से, 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया था जीएसटी। 100 में क्या था विशाल, 100 में क्या था, 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 3 बीघा कॉरिडोर जिसमें कि इंडिया बांग्लादेश, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, जिसमें कि कॉन्क्लेव का एक्सचेंज हुआ था। 51 था और 111 था, है ना, इसे थोड़ा सा ध्यान देना है। कब आया था, 2015। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कि एलोकेशन ऑफ टैक्सिंग पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, टैक्स लगाने का पावर है ना, पार्लियामेंट के पास है कि नहीं टैक्स लगाने का पावर। जैसे कॉर्पोरेट टैक्स सुने होगी, सब इंपॉर्टेंट टैक्स याद कर लो। इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर छोड़ा करके, ठीक है, एग्रीकल्चर को छोड़ा करके वो सारा टैक्स किस में आएगा, सेंटर में, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट समझते हो ना, बिजनेस वाला टैक्स,
उसके बाद इनकम टैक्स हम लोग सेंटर को भरते हैं। उसके बाद कुछ कुछ स्टेट लेजिस्लेचर को भी दिया गया, जैसे लैंड टैक्स है ना, एक्साइज ड्यूटी, ये सब याद कर लो यहीं पे। एक्साइज टैक्स हम लोग कहाँ भरते हैं? स्टेट में, इसलिए एक्साइज का देखते हैं, नौकरी भी निकलता है, फॉर्म निकलता है। स्टाम्प ड्यूटी कहाँ पे? स्टेट। तो ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि स्टाम्प ड्यूटी जो है किसके अंदर आता है? स्टेट टैक्स। एक्साइज ड्यूटी स्टेट, इनकम टैक्स हाँ ठीक। अब देखो ये तो बता दिया जीएसटी के बारे में, ठीक है। अब आगे देखो, बस यहाँ पे मात्र 4 आर्टिकल तुम लोग को याद करना, उससे ज़्यादा नहीं। कितना? 4 आर्टिकल है। 268 जो है क्या बोलता है, थोड़ा ध्यान से समझना। 268 बोलता है क्या कि इसमें जो टैक्स है वो लिवाई किसके द्वारा किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर के द्वारा लगाया जाता है टैक्स, लेकिन कलेक्ट कौन करता है? स्टेट। सेंटर के द्वारा लगाया जाता है लेकिन स्टेट का कलेक्शन होता है, स्टेट कलेक्ट करता है। 269 में टैक्स भी लगाता है सेंटर, कलेक्ट भी करता है सेंटर, ठीक है। मतलब क्या? टैक्स भी सेंटर लगाया, कलेक्ट भी सेंटर लगाया, सेंटर ही किया, लेकिन कलेक्शन का जो काम है वह कौन किया? स्टेट किया। मतलब स्टेट सिर्फ पैसा दिया उसको जमा करके, ले करके। सिंपल समझो, पहला वाला में क्या था कि सेंटर लगाया लेकिन लिया कौन? ठीक है, कलेक्टेड बाय स्टेट। और यहाँ पर क्या किया? टैक्स लगाया भी, कलेक्ट भी किया कौन? सेंटर, लेकिन उसको जरिया कौन था? स्टेट का। ठीक, बस ये दोनों याद हो गया ना, बहुत चीज़ कर लिए, दोनों याद हो गया। 268 269 एग्जाम्पल देख लो। स्टाम्प ड्यूटी, ठीक है, स्टाम्प ड्यूटी ऑन मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, ये सब किसके अंदर आता है? 268 के अंदर। मतलब लिवाई कौन करेगा टैक्स? सेंटर। और लेगा कौन पैसा? स्टेट। हाँ, अप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट। यहाँ पे क्या? लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर, और काम कौन किया है? इस कंप्लीट, ठीक है, स्टेट को दिया गया था काम। एग्जाम्पल जैसे टैक्स ऑन सेल परचेज ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड, मतलब इंटर जो दो स्टेट के बीच जब ट्रेड होता है उसके बीच का टैक्स, ठीक ना, 269 के अंदर आता है। कोई दिक्कत है ना? अब 269 में क्या है? इंटर स्टेट जीएसटी। सिंपल तुमसे पूछेगा जीएसटी काउंसिल जो है वो किसके अंदर, कौन से आर्टिकल के अंदर है? जीएसटी काउंसिल 269 ए बोलोगे, जीएसटी काउंसिल। अब जीएसटी एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें कि सीजीएसटी पढ़ना पड़ता है, आईजीएसटी पढ़ना पड़ता है, ठीक है, तो वो सब अभी समझना नहीं तुमको। इंटर स्टेट जीएसटी, आईजीएसटी, ठीक ना, लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर बट अप्रोप्रिएटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट बेस्ड ऑन जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन। मतलब किसके द्वारा लगाया गया है? सेंटर के द्वारा लगाया गया है। बस इससे ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। और 270 में क्या है? लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर बट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। समझ में आया? सेंटर भी लगाया और कलेक्ट भी कौन किया? सेंटर, लेकिन बाद में पैसा बांट दिया गया स्टेट को भी, सेंटर स्टेट दोनों को। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए इसको छोड़ दिया जाता है, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ऐसे नॉर्मल खाली बोल देगा कि इसके बीच जो है आएगा क्या चीज़? फाइनेंशियल रिलेशन, लेकिन उस तरह से नहीं होता है। कुछ चीज़ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो उसको समझेंगे, ठीक है, वैसा चीज़ थोड़ी ना, तोप थोड़ी नहीं, नहीं समझ में आएगा। 268 में क्या था विशाल? टैक्स जो है सेंटर, लिवाई मतलब लगाना, ठीक है, ठीक। 269 में लगाएगा भी और वो कलेक्ट भी करेगा, मगर हाँ, ठीक है, सेंटर को असाइन किया गया काम। और 270 में क्या है? सेंटर लगाएगा भी, कलेक्ट भी करेगा सेंटर, लेकिन बाद में डिसबर्समेंट कर देगा पैसा का, स्टेट को भी बांट देगा, ठीक है, दैट इज 270। तीनों में कन्फ्यूजन नहीं रहा? 268 में, 269 में, 268, 269 और 270। तो 268 में क्या था? लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर, डिवाइड बाय द सेंटर एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट, ठीक। और उसके बाद 269 में लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट असाइन टू द स्टेट। और इसमें क्या है? लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर एंड डिस्ट्रीब्यूट बाय द स्टेट, बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर। कोई दिक्कत है ना? बस। और 269 तो समझ में जीएसटी काउंसिल हो गया, बस। अब क्या है? स्टेटूटरी ग्रांट का मतलब क्या होता है कि मान लो जब कोई स्टेट गरीबी स्थिति में आ गया है, ठीक है, मतलब उसके कंडीशन थोड़ा ख़राब हो गया स्टेट का, तो क्या करेगा? पब्लिक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये तुम लोग को पता होगा। अब एक बार यहाँ पर भी ध्यान दे दो क्योंकि फाइनेंशियल चल रहा है,
तो 266 में 267 में क्या क्या था यहाँ पे? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यहाँ पे 2 में पब्लिक अकाउंट फंड है ना, पब्लिक अकाउंट फंड। 261 में हाँ कंटिजेंसी, हाँ ये वाला 267 में कंटिजेंसी ना था, इमरजेंसी जिसको बोल रहे थे, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। 267 में क्या था? कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। 61 में कंसोल। अब कंसोल में तुमको सब ध्यान देना है यहाँ पे कि सरकार जो भी लोन लेती है, ठीक है, सरकार जो भी रिसिप्ट सरकार के पास आता है, यहाँ पे लिख लो, लोन हो गया, बोरोइंग हो गया, रिसिप्ट हो गया, ये सब किसके अंदर में आएगा? कंसोलिडेटेड। कंटिजेंसी का मतलब कि जो इमरजेंसी के दौरान जो सरकार पैसा खर्च करती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंटिजेंसी फंड। आर्टिकल एकदम रटा रहना चाहिए 266 267। अब जब कंडीशन थोड़ा ख़राब हो गया किसी स्टेट का, तो फाइनेंस कमीशन रिकमेंड क्या करेगी? फाइनेंस कमीशन जो एक इंडिया में कमीशन है जो 280 के अंदर आता है। फाइनेंस कमीशन किसके अंदर आता है? 280। सब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो यहीं पे। ऐसे तो एक टॉपिक ही है, हम बताएंगे कल। 280 के अंदर आता है फाइनेंस कमीशन। ये रिकमेंड क्या करती है कि पैसा जो है आप किससे निकाल करके दे दीजिए स्टेट को? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है। डेट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी ग्रांट। उसको क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी ग्रांट। उसके बाद डिस्क्रिशनरी ग्रांट का मतलब क्या हुआ? ये इम्पावर करता है सेंटर स्टेट दोनों को कि पैसा जो है आप दे दीजिए पब्लिक पर्पस से, यदि वो स्टेट किसी तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहा है। यहाँ पर भी लेकिन वहाँ पर क्या था? कंसोल फंड ऑफ इंडिया से पैसा दिया जाएगा, और यहाँ पर इसका मन है देने का तो देगा, क्योंकि डिस्क्रिशनरी पावर है, तब देगा, या तो मन है तो नहीं भी देगा। याद रखना 275 में क्या है? स्टैट्यूटरी ग्रांट। 282 में क्या है? 275 में स्टैट्यूटरी ग्रांट। ग्रांट का मतलब समझ में आता है? स्टैट्यूटरी ग्रांट नहीं, ग्रांट का मतलब होता है हम यदि तुमको पैसा दिए तो हम आशा नहीं रखते कि तुम हमको पैसा लौटाओगे। दैट इज कॉल्ड ग्रांट। दान, दान एक तरह से, समझ में आया? मतलब मान लो कल दिन ये पैसा दे दिया कंसोल फंड से, तो आशा नहीं रख रहा है सरकार की हमको पैसा स्टेट वापस करेगा, क्योंकि स्थिति उसका बहुत ख़राब है। और 282 में क्या है? डिस्क्रिशनरी ग्रांट। जब भी वर्ड डिस्क्रिशन आ जाए तो इसका मतलब उसके पास कुछ एक्स्ट्रा पावर है, ठीक है, उसके पास कुछ एक्स्ट्रा पावर है। कोई दिक्कत है ना यहाँ तक? चलो, अब इतना तो तुम लोग को बता दिए। फाइनेंस कमीशन 280 के अंदर आता है। याद रखना फाइनेंस कमीशन को हम लोग क्वासी जुडिशियल बॉडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वासी जुडिशियल बॉडी। और ये फाइनेंस कमीशन ही है जो बताता क्या है? सेंटर और स्टेट के बीच का पैसा का डिवोल्यूशन। डिवोल्यूशन का मतलब कितना पैसा जो है सेंटर को जाएगा और कितना पैसा स्टेट को जाना चाहिए, ठीक है। और फाइनेंस कमीशन में क्या है? क्वासी जुडिशियल बॉडी। और कॉन्स्टिट्यूशन में है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो ऑटोमेटिक हो गया ये 280 के अंदर, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखो एक चीज़ और, थोड़ा सा पॉइंट, ये आर्टिकल याद रहे या नहीं, कोई इतना दिक्कत नहीं है, लेकिन समझना है। सेंटर जो है पैसा विदेश से मांग सकता है, फॉरेन सोर्स से मांग सकता है कि नहीं? सेंटर जो है पैसा, मतलब इंडिया में मोदी गवर्नमेंट या कोई गवर्नमेंट जो है पैसा ले सकती है, किससे? पब्लिक से भी मांग सकती है। बोरोइंग में पढ़ोगे इकोनॉमिक्स में, लेकिन यहाँ पे सुन लो क्योंकि आर्टिकल का पार्ट है। सेंटर जो है डोमेस्टिकली पैसा मांग सकता है, देश के अंदर में भी, और फॉरेन कंट्री से भी पैसा मांग सकता है। लेकिन तुमसे कल दिन क्वेश्चन आए, क्या बिहार सरकार, इस तरह से क्वेश्चन आया, बिहार सरकार नहीं, क्वेश्चन आया, क्या आया था? क्या स्टेट गवर्नमेंट जो है फॉरेन से लोन ले सकती है? पीसीएस में आया क्वेश्चन। नहीं ले सकती है। क्यों नहीं ले सकती है? क्योंकि डोमेस्टिकली ले सकती है वो, स्टेट गवर्नमेंट के पास फॉरेन वाला पावर नहीं है लेने का। कारण क्या है? क्योंकि एक स्टेट ना है, उसके पास सेंट्रल टेंडेंसी थोड़ी ना है, सेंट्रल पावर थोड़ी ना है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है ना? सिंपल याद रखना, सेंटर जो है पैसा ले सकती है इंडिया के अंदर भी और फॉरेन से भी, और स्टेट गवर्नमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ ओनली डोमेस्टिकली पैसा ले सकती है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो अब थोड़ा सा देख लेते हैं कमीशन जो हम बोल रहे थे, एआरसी कमीशन, ठीक है। एआरसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। तुमको याद रखना सबसे पहले तो ईयर इसका,
एकदम यहाँ यहीं याद कर लो, 1966 में। इसके जो हेड थे उसका नाम था मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। और बाद में जाकर के एक नाम हुआ के हनुमंथैया, इस तरीके से नाम था के हनुमंथैया जो है। मोरारजी देसाई तो थे ही, और बाद में कौन हेड बन गए? के हनुमंथैया, इसी तरीके से कुछ नाम था, के हनुमंथैया नाम याद रखना है। तो ये क्या रिकमेंडेशन दिए? ये रिकमेंडेशन दिए किस चीज़ के रिगार्डिंग? इंटर स्टेट काउंसिल के रिगार्डिंग। इंटर स्टेट काउंसिल, अब तुमको दिमाग में तुरंत आना चाहिए इंटर स्टेट काउंसिल कौन सा एक्ट किस में है, कौन सा आर्टिकल में? 263 में। 263, जब भी इंटर स्टेट काउंसिल 263, इंटर स्टेट काउंसिल करता क्या है? दो स्टेट के बीच, सेंटर और स्टेट के बीच का झगड़ा को शांत करता है, डिस्प्यूट को सुलझाता है। अब याद रखना है क्या? राजमन्नार, इस पर यहाँ पे सिर्फ ध्यान दे दो बस। क्या लिखना है? इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल। सेकेंड क्या है? राजमन्नार। राजमन्नार का ईयर कितना है? 1969। कभी कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी दे देता है। तो राजमन्नार कब है? 1969। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड था। राजमन्नार स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड, तमिलनाडु गवर्नमेंट के बारे में। ये बोल क्या रहा था कि हाईली स्टेट लर्निंग रिकमेंड, क्या क्या बता रहा था? ओमिशन कर दो 356 को, 365 को भी हटा दो, 357 को भी हटा दो, ऑल इंडिया सर्विस को भी हटा दो। ठीक है, मतलब 365 को हटा दो जो कंप्लाइंस नहीं कर रहा है फॉलो, 356 को भी हटा दो, ऑल इंडिया सर्विस को भी हटा दो। कौन बोल रहा था? राजा मन्नार कमेटी। ठीक है, कमेटी। ठीक, अब वेरी इंपॉर्टेंट कमीशन जो है सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन। सबसे पहले सरकारिया कमीशन तुमको ध्यान देना है कि सरकारिया कौन थे? कौन? ये जस्टिस थे। ठीक है, कौन थे? जस्टिस थे। उसके बाद 1983 में आया था। इसका सबमिट जो है रिपोर्ट हुआ 1988 में, ये भी याद रखना है। कभी कभी कोई 1987 में बोल देता है, लेकिन 1988 में ये अपना रिपोर्ट को सबमिट किया था। कमीशन है तो कुछ ना कुछ रिपोर्ट को सबमिट करेगा ना। तो जस्टिस थे कौन? सरकारिया। याद रखना कि कितना मेंबर का बॉडी था? ये 3 मेंबर का बॉडी था। कितना मेंबर का? 3 मेंबर का। कल एक क्वेश्चन देंगे जिसमें कि उसमें पता चलेगा कि कौन कौन इसमें मेंबर थे। एक मेंबर तो सरकारिया थे ही, एक मेंबर सेन थे। क्या नाम था उसका? सेन। मतलब उसका लास्ट का टाइटल हमको सिर्फ याद है, सरकारिया और सेन। और एक तो नाम था एस से। ठीक है, उसको एक बार चेक ही कर लो, चेक कर लो, अभी बढ़िया रहेगा। क्योंकि एक क्वेश्चन आया था कि कौन कौन इसके मेंबर थे। तो सरकारिया कमीशन बहुत फेमस कमीशन है। तो 3 मेंबर थे, एक तो जस्टिस सरकारिया थे, एक जस्टिस सेन थे, और एक बार देख लो कौन से मेंबर। हाँ, एक शिवरमन। ठीक है, शिवरमन। क्या कौन थे? शिवरमन। मतलब याद नाम रखना है, ट्रिपल एस है ना। सरकारिया, शिवरमन और सेन। देखो ये सब हाईली इंपॉर्टेंट उतना क्वेश्चन नहीं है, ये सब तुम लोग को औरों से अलग करेगा ये सब क्वेश्चन। ठीक है, औरों से अलग करेगा, क्योंकि सब चीज़ तो पढ़ा ही रहा है, सब लूसेंट है, ये है वो है, लेकिन तुमको इंपॉर्टेंट ये सब अलग करेगा, सब जगह नहीं मिलेगा। इसलिए एक जगह लिख लेना। सरकारिया है, सरकारिया शिव जी का भक्त था, सेन है। ठीक है, सरकारिया शिव सेन, सरकारिया शिव और सेन। ठीक, अब ये क्या बोला सरकारिया कमीशन का, थोड़ा इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। ये बोले क्या कि 356 तब यूज करो जब लास्ट रिसोर्ट हो। लास्ट रिसोर्ट का मतलब आखिरी चारा। हम तुमको बोले ना, ये चाहते थे 356 ख़त्म ही हो जाए। कौन? सरकारिया कमीशन। तो एक वर्ड होता है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। ये किसको बोलते हैं? इस तरह का आ जाए सवाल कि किसको हम लोग बोलते हैं? लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। लेंडर का मतलब देने वाला, पैसा देने वाला। लास्ट रिसोर्ट का मतलब आखिरी चारा। लेंडर मतलब जो पैसा दे रहा है। आरबीआई को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? आरबीआई को। आरबीआई को क्या बोलते हैं? लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। क्योंकि बहुत सारा बैंक जब दिवालिया घोषित होने लगता है तो हाथ प्रणाम करने के लिए आता है आरबीआई के पास। जैसे एक्सिस बैंक आया था एक समय में यस बैंक आया था। यस बैंक तो खैर ख़त्म ही हुआ था, उसको उठाने वाला यही है। आरबीआई का जब फंक्शन पढ़ाएंगे तो वहाँ पे एक पॉइंट ये भी लिखाएंगे, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। मतलब जब बैंक दिवालिया घोषित होने लगता है, जब प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है, तो भीख मांगने के लिए जाता है कहाँ पर? आरबीआई के पास। हुजूर बचा लीजिए, और उसके ऊपर है कि बचाएगा नहीं बचाएगा। मोस्ट ऑफ द कंडीशन में वो बचा ही लेता है, उसको हेल्प कर ही देता है, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक है ना वो सब, इसीलिए। तो आज जो यस बैंक का जो देख रहे हो चमक, वो इसी की वजह से है, बचा हुआ आरबीआई की वजह से, नहीं तो कब बर्बाद हो जाता है।
यस बैंक के बारे में बोले, ब्लू वाला जो इस तरह से टिक रहता है, हाँ बीच में रेड टिक रहता है, उसके बारे में। तो उसी तरीके से यहाँ लास्ट रिसोर्ट का मतलब क्या हुआ, जब आखिरी चारा रहे तब यूज कीजिए इसको, फालतू का नहीं जहाँ मन तहाँ परसेंट रूल लगा दे रहे। जैसे इंडिया में 100+ रूल अभी तक में लग चुका है ना। तो यही बोल रहे थे कौन, सरकारिया कमीशन। सेकंड क्या, इंटर स्टेट काउंसिल के फेवर में थे, ये सब यहीं पे याद कर लो। सरकारिया कमीशन का सबसे पहले क्या 356 जो है वो लास्ट रिसोर्ट में लगना चाहिए, लास्ट रिसोर्ट। इंटर स्टेट काउंसिल ये भी बोल रहे हैं आईएससी के बारे में, ये भी बोल रहा था आईएससी के बारे में। अब देखो तीसरा क्या बोल रहा है, इम्फेसाइज दैट द रेसिड्यूरी पावर ऑफ द टैक्सेशन शुड रिमेन इन द पार्लियामेंट बट द रेसिड्यूरी पावर शुड बी शिफ्टेड टू कंकरेंट लिस्ट। मतलब क्या, अभी जो है रेसिड्यूरी पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। ये बोल रहा है किसको शिफ्ट होना चाहिए, कंकरेंट में। लेकिन कंकरेंट में भी शिफ्ट करके क्या करेगा, लास्ट में झगड़ा कर लेगा और बात किसका सुना जाएगा, सेंटर का। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोलना क्या चाह रहे हैं, सिंपल सा तीसरा कि रेसिड्यूरी पावर जो है वो कहाँ शिफ्ट होना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड, कंकरेंट में। ठीक, बस। अब छोटा ऐसा है पंची कमीशन देख लेते हैं। पंची कमीशन आया कब था, 2007 में। पंची कमीशन 2007 में आया था। हाँ, इसमें उतना दिमाग नहीं लगाना है। बोल रहा है क्या कि इट रिकमेंडेड दी, सबसे पहला ध्यान से, गवर्नर जो है, गवर्नर का जो टाइम पीरियड कितना है, 5 साल के लिए फिक्स है। ठीक है, इट रिकमेंडेड दैट द गवर्नर शुड बी अ गिवन फिक्स पीरियड ऑफ टाइम 5 years एंड रिमूवल शुड बी ओनली वाया इम्पीचमेंट। ठीक है, इसका इम्पीचमेंट की तरह होना चाहिए। किसका रिमूवल, गवर्नर का। ये रिकमेंड सिर्फ किया है। उसके बाद क्या बोलता है कि प्रेसिडेंट रूल जो है, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल को जो है वहीं रेस्ट्रिक्टिंग टू स्टेट और टाउन रेदर देन इंटायर डिस्ट्रिक्ट। प्रेसिडेंट रूल जो है सिर्फ और छोटा छोटा जगह, मतलब मान लो मणिपुर का कुछ एरिया में मान लो दंगा हो रहा है, पूरा मणिपुर में नहीं लगाइए, सिर्फ एक पर्टिकुलर जहाँ पे हो रहा है उस एरिया में लगाइए या उस जिला में लगाइए। ये रिकमेंडेशन दिया और उतना कोई इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। सिर्फ तुमको ईयर याद रखना है सबका, 1966, 1969। सरकारिया का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसीलिए, और याद रख सकते हो तो पंची का भी याद कर लेना थोड़ा सा, 1-2 को। पंची में क्या क्या था, या गवर्नर का तो टाइम पीरियड फिक्स कर दीजिए, और उसके बाद इम्पीचमेंट के थ्रू, वर्ड याद रखना क्या, इम्पीचमेंट, गवर्नर का रिमूवल सेम एज इम्पीचमेंट। और सेकेंड चीज़ क्या, प्रेसिडेंट रूल जो है इंटायर डिस्ट्रिक्ट में नहीं लगाइए, इंटायर स्टेट में नहीं लगाइए। कहाँ लगाइए, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में लगाइए, टाउन्स में लगाइए। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में, टाउन्स में, यस ना, कोई दिक्कत इतना सा। इसके अलावा तुमको जो यहाँ पे कुछ नहीं है, कंप्लीट। अब देखो रैपिड में 245 पार्लियामेंट जितना भी लॉ बनेगा सब पे एप्लीकेबल होगा। 246 जीएसटी के रिगार्डिंग है। ठीक है, 248 रेस्टिट्यूटरी पावर। 246 में क्या था, 246 में क्या था, पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाएगा होल या पार्ट ऑफ इंडिया में लागू होगा। 247 में 247 में 246 में 246 में क्या था, पूरा पावर को जो है तीनों लिस्ट में बांट दिया गया। 248 में रेसिड्यूटरी पावर। 249 में, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट, 249, 250, 253, 249 में क्या था, नेशनल इंटरेस्ट। 250 में क्या था, नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, उसका 252 में 2 और मोर स्टेट का कंसेंट। 253 में इंटरनेशनल ट्रीटी को लागू करने के लिए जब करेंगे तो किसी से कंसेंट भी हमको लेने का जरूरत नहीं है पार्लियामेंट को। ठीक, 262, अब थोड़ा सा एक यहाँ पे चेंज है, ध्यान देना। 263 तो अभी पढ़ लिए, क्या था, इंटर स्टेट काउंसिल। 262 जो है ना वो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है। क्या है, हाँ, वाटर डिस्प्यूट, इंटर स्टेट वाटर, मतलब वाटर जब भी आ जाए तो 262 और इंटर स्टेट काउंसिल 263, याद रहेगा ना। ये थोड़ा सा एक बढ़िया सा आर्टिकल है। और स्टेटरी ग्रांट समझ में आ गया। 282 में क्या था, डिस्क्रिशनरी ग्रांट है ना। 275 में क्या था, स्टेटरी ग्रांट। 280 में फाइनेंस कमीशन। 282 में डिस्क्रिशनरी ग्रांट। बस इतना सा याद रखना है। और 293 तो बताया कि कंस्टेंट स्टेट को बाहर से पैसा नहीं ले सकता है, सेंटर जो है सिर्फ ले सकता है फॉरेन से, स्टेट ले सकता है क्या, नहीं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जिसको कि नेग्लेक्ट किया जाता था।
सेंटर स्टेट रिलेशन, है ना, नेग्लेक्टेड टॉपिक था, लेकिन इसको भी आज तुम लोग समझ लिए। मतलब बहुत कम लोग इसको जो है प्रिपरेशन के दौरान बताता है। कोई दिक्कत है ना? इसको एक बार कागज़ कलम लेके बैठना, आज ही कर लेना कंप्लीट, क्योंकि इसको फिर नहीं कर सकोगे कंप्लीट। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है, लेकिन चीज़ को याद हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं है ज़्यादा। कोई दिक्कत है ना विशाल? इसको आज कर ही लेना। अब हम लोग आ जाते हैं आज के करंट में। 5 जून का करंट देखे थे? देख लिए ना? क्या 5 जून का भी करा दे? ठीक है, पहले 6 जून का कर लेते हैं। ठीक है, पहले 6 जून का कर लेते हैं, आसान है 6 जून वाला में। एक नया पीएम का अपॉइंटमेंट हुआ है। ठीक है, एक नया पीएम का फिर अपॉइंटमेंट हुआ। कहाँ पे? डेनमार्क में। उसका नाम क्या है? मेट्टे फ्रेडरिक्सन। जो भी नाम, मेट्टे याद रखना। मेट्टे का है, मेट्टे कौन है? पीएम ऑफ डेनमार्क। मेट्टे कौन है? पीएम ऑफ डेनमार्क। ठीक है, नया पीएम का अपॉइंटमेंट हुआ, तीसरा बार लगातार बने। अब डेनमार्क से रिलेटेड जो भी बात है सब याद कर लो। डेनमार्क का राजधानी कोपेनहेगन। कोपेनहेगन कौन सा आइलैंड के ऊपर है? जटलैंड आइलैंड, है ना, जटलैंड आइलैंड। कोपेनहेगन जो है कौन सा आइलैंड के ऊपर है? जैसे याद करो, यूएन जो है, यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा। तो उसका वो किसके ऊपर है? वो भी एक आइलैंड के ऊपर है। ये जटलैंड पेनिनसुला है, वो भी एक आइलैंड के ऊपर। इसका नाम है मैनहट्टन आइलैंड। मैनहट्टन आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनहट्टन आइलैंड नाम याद रहेगा। मैनहट्टन द्वीप बोलते हैं जिसको, मैनहट्टन आइलैंड। तो कोपेनहेगन किसके ऊपर है? जटलैंड। वो क्या है? मैनहट्टन। इससे थोड़ा सा तुम लोग का वर्ल्ड ज्योग्राफी भी हो रहा है बढ़िया से। आगे देखो, अब देखो डेनमार्क के बगल में ऊपर में देखोगे तो ग्रीनलैंड है। तुमसे कल दिन कोई पूछ दिया ग्रीनलैंड पे किसका अधिकार है, तो डेनमार्क का अधिकार है। ग्रीनलैंड पे किसका अभी फिलहाल अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार है। उसके बाद एक कील कैनाल है। केल नहीं पढ़ सको, क्या पढ़ते हैं? कील कैनाल जो है वो डेनमार्क और जर्मनी के बीचों बीच है। डेनमार्क और जर्मनी के बीचों बीच है। तो याद हो गया ना? पहला क्या? मेट्टे जो है कौन है? मेट्टे कौन है? इसका एक बार खींच लो, इसका एक बार ले लो फोटो। ठीक है, तो मैनहट्टन का द्वीप कहाँ पर है? जटलैंड पेनिनसुला है। कहाँ पर है? डेनमार्क में, कोपेनहेगन में। और वो कहाँ है? यूएन का जहाँ हेडक्वार्टर है। अब आगे एक राइटर हुए जो बहुत इम्पोर्टेंट राइटर थे। ये दोनों जो बुक रखा हुआ है ना, वही राइटर का है, सुभाष कश्यप। तो मर गए। ठीक है, वन ऑफ द बहुत बढ़िया बुक है, दोनों लिखा हुआ उनके द्वारा, सुभाष कश्यप का, पॉलिटी में। और बहुत ही आसान भाषा में लिखते हैं पॉलिटी। ठीक है ना? तो किनका देहांत हो गया? सुभाष सिंह कश्यप का। ठीक है, 97 साल की उम्र में ये मर गए। इंडिया के क्या रह चुके हैं? ये फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, जनरल ऑफ लोकसभा। ही सर्व्ड एज ए सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा 1983 से लेकर 1990 तक। अब याद रखना कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के बारे में चर्चा बहुत हो रहा था आज से 1-2 साल पहले। मतलब एक समय में एक ही इलेक्शन हो, है ना, एक समय में एक ही इलेक्शन हो सब स्टेट में। मतलब क्या होता था? लोकसभा में इलेक्शन अलग होता था, फिर पता चला स्टेट में अलग अलग टाइम में अलग अलग इलेक्शन हो रहा है, तो खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ जाता था। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात है, एक ही समय में एक ही इलेक्शन हो, 1 नेशन 1 इलेक्शन। इसका कंसेप्ट कौन दिया था? नहीं, मोरारजी देसाई नहीं, सुभाष कश्यप ने। उसके एक मेंबर थे। ठीक है, एक कमिटी बनाया गया था। ठीक है ना, रामनाथ कोविंद इसके हेड थे। रामनाथ कोविंद इसके हेड थे। किसके हेड? 1 नेशन 1 इलेक्शन। और इस कमिटी में यह एक मेंबर भी थे। कौन? सुभाष कश्यप। ठीक है, कोई दिक्कत? तुमसे पूछेगा 1 नेशन 1 इलेक्शन में हेड कौन थे? तो रामनाथ कोविंद थे। और उसके एक मेंबर कौन थे? सुभाष कश्यप। अब देखो
यहाँ पे क्या बोल रहा है क्या कि इंडिया जो है सेकंड नंबर का कंट्री बन चुका है किसमें, सोलर ग्रोथ मार्केट में। कितना, सोलर ग्रोथ मार्केट में, मतलब सोलर में इस तरीके से इंडिया बढ़ रहा है, तो इंडिया का नंबर क्या हो गया, सेकंड। किसको हरा दिया है, यूएस को हरा दिया। तो अभी चाइना है पहला पे, सेकंड इंडिया आ गया, ठीक है, और थर्ड यूएसए। तो पहला है चाइना, इंडिया, यूएसए। बताए थे उस दिन कुछ दिन पहले कि स्टॉक मार्केट में इंडिया कैमा स्थान है, 7वां स्थान है, याद रखना। अब देखो कितना इंडिया कितना अपना गीगावाट को जोड़ा, कैपेसिटी को 37 गीगावाट कैपेसिटी को इंडिया जोड़ा, और ओवरऑल कितना हो गया 155 प्लस। हाँ, सुभाष कश्यप के बारे में तो बता ही दिए। अब देखो यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, किसका, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, ठीक है, वो बेंगलुरु में अपना नया कैंपस खोल रहा है। यूके का एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, वो बेंगलुरु में अपना एक नया यहाँ पे क्या खोल रहा है, क्या खोल रहा है, कैंपस खोल रहा है, ठीक है। अब तुमको याद रखना कि ये जो कैंपस खोलेगा वो NEP के बेस पर होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बेस पर होगा, जो 2020 में आया था। उसका एक फॉर्मूला था 5334, 5334। 5 का मतलब क्या हो गया, हाँ, फाउंडेशनल स्टेज। मतलब फाउंडेशनल स्टेज का मतलब क्या हुआ, जैसे किड्स स्कूल में जाता है ना बच्चा, वहाँ पढ़ेगा, फिर 1 और 2 वहाँ पढ़ेगा। तो ये क्या हो गया, 5 साल तक पढ़ाया क्या जाएगा, फाउंडेशनल। फिर और 3 में प्रिपरेटरी स्टेज, मतलब क्लास 3 से लेके 5 तक। फिर और मिडिल स्टेज, मतलब 6 से लेके 8 तक। और लास्ट में आओ हायर एजुकेशन स्टेज, 9 से लेके 12 तक। तो 5 3 कितना हो गया, 8 8 3 11 11 4 15, ठीक है, समझ में आया। और याद रखना कि इसका कमेटी कौन सा था जो नेप बनाया था, कस्तूरी रंगन कमेटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे रामनाथ यहाँ पे गोविंद था ना, उसी तरीके से कस्तूरी रंगन कमेटी, नाम याद रखना। हाँ NEP, कस्तूरी रंगम कमेटी, मतलब यही रिकमेंडेशन दिया था किसके रिगार्डिंग, NEP 2020, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। 5 + 3 + 3 + 4 इस तरीके से रहता है क्वेश्चन, ठीक है। अब इतना डिटेल नहीं देगा कि 5 में क्या, तो तुम लोग को तो दिमाग में हल्का सा रहना चाहिए कि बच्चा बुतरू के बारे में बात है, 1 से लेके 2। फिर इसके बाद 3 में 3 से लेके 5, फिर 6 से लेके 8, 9 से लेके 12, बस याद हो गया। लेकिन ये एक पहाड़ा याद रखना, 5 3 3 4, इसको गड़बड़ाने देना। जैसे 2 1 2 3 होता है ना, क्या होता है, दांत का फार्मूला होता है ना, 2 1 2 3। उसी तरीके से ये बताए थे ना, 15 16 19 29 30, भूल जाते हो, कल भी क्वेश्चन आया था 15 16 19 29 30, जो एक्सक्लूसिवली गिवन है सिटीजन को, याद रखना। तो कुछ पहाड़ा जो याद रखना पड़ता है, ठीक है। 15 16 19 29 30, 2 1 2 3, बच्चा में क्या रहेगा, 2 2 0 2, हाँ, ठीक है। अब आगे देखो रामसर साइट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है पूरे इंडिया में। अब 100 रामसर साइट हो गया, पहले भी चर्चा कर चुके हैं। रामसर साइट क्या होता है, कहाँ से आया रामसर साइट, नाम ईरान से आया है। रामसर होता है क्या, रामसर साइट एक वेटलैंड होता है, गीला ज़मीन रहता है जहाँ पर कि पशु पक्षी सबको जो है ये सबको प्रिजर्व किया जाता है इंडिया में। और इंडिया में जो अब 100वां रामसर साइट कहाँ बन गया है, सुरहा ताल, जो बलिया ज़िला में, यूपी का, ठीक है। बलिया कहाँ है, यूपी में, जहाँ तुम्हारा घर है ना, बलिया में बन गया सुरहा ताल, ठीक है। तो अभी तक 100 हो गया टोटल। तुमसे कल दिन पूछेगा बिहार के रिगार्डिंग, तो बिहार में कितना रामसर साइट है, तो 6 है। कितना, 6। बिहार में टोटल 6 रामसर साइट है, ठीक ना। और सबसे पुराना बिहार में रामसर साइट है कौन, कामरताल लेक, जो ऑक्सबो लेक है बेगूसराय में, कामरताल लेक जो ऑक्सबो लेक है बेगूसराय में, ठीक। तो ये फ्रेश वाटर है, कहाँ पर है, गंगा रिवर पर है। टोटल हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट कहाँ पे, यूके में है, मतलब सबसे ज़्यादा यूके में है, फिर मैक्सिको में है। तो ये याद रखो चले, लेकिन इंडिया में याद रखना कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तमिलनाडु में 20। तमिलनाडु में कितना है, 20। वहाँ का तो याद रखना है, इंडिया का 20 है, और बिहार का 6। बिहार का 6, टोटल कितना हो गया, 100 बस। हाँ, अब देखो नवाचार मंत्र, लॉन्च ऑफ नवाचार मंत्र। ये नवाचार मंत्र जैसे नाम याद आए, जैसे भी वर्ड आए, नवाचार, नवाचार का मतलब क्या होता है, हाँ, नया चीज़ है ना। नवाचार का मतलब नया चीज़, स्किल के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, इनोवेशन के बारे में। तो MSDE एक डिपार्टमेंट होता है, क्या होता है, MSD, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे उस दिन बताए थे कि मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डेवलपमेंट,
याद है, जिसमें बोले थे कि जैसे ही ये नाम आए वैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में बोलना है ना, जैसे ही नाम है नॉर्थ ईस्ट रीजन का डेवलपमेंट करना है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में बोलना है ना, किया था ना वो डेवलपमेंट बहुत सारा चीज़। सेम उसी तरीके से नवाचार का जब बात आए तो यहाँ पे किसका नाम याद रखना, MSD के बारे में, और उसके कौन है अभी मंत्री, जयंत चौधरी, कौन है, जयंत चौधरी। अब कर क्या रहा है कि इनोवेटर जो है ग्रास रूट लेवल पर उसको एम्पावर करने का प्रयास किया जा रहा है, मतलब जो भी गाँव में जो इनोवेटर है उसको कैसे ऊपर उठे उसके बारे में यहाँ पे बात है, किसके बारे में, नवाचार इनिशिएटिव के बारे में। अब इसमें कौन शामिल होगा, किसके द्वारा किया जाएगा, IIT दिल्ली और स्किल इंडिया प्रोग्राम, ठीक है, IIT दिल्ली और स्किल इंडिया डिजिटल हब के, सिंपल याद रखना IIT दिल्ली और स्किल इंडिया, ठीक है, नवाचार प्रोग्राम, कोई दिक्कत है ना। अब देखो लियोनेल मेसी को जो है अवार्ड मिला है ऑस्टूरियास अवार्ड, ठीक है, ऑस्टूरियास अवार्ड जो लियोनेल मेसी को मिला है, सिंपल सा है, तुमको याद रखना है। उसके बाद क्यों मिला, क्योंकि मेसी जो है 2022 में फीफा वर्ल्ड कप जीत गया था। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, कतर में, और 26 में कहाँ होगा, 3 देश में होगा, US, मैक्सिको, कनाडा, एकदम याद कर लो। 2026 में जो फीफा होगा वो कहाँ होगा, US, मैक्सिको, कनाडा, ये 3 देश में होगा। और 2022 का कहाँ हुआ था, कतर में, कतर दोहा, ठीक है। अभी किसके कैप्टन है, मियामी के, सुने होगे नाम, ठीक है, मियामी याद रखना, जो उसको नहीं सुने हो लेकिन याद कर लो यहीं पे, मियामी, ठीक है। ये बोले ना CP राधाकृष्णन बहुत बुक लॉन्च करता है ना, बहुत बुक लॉन्च करते रहते हैं। एक नया बुक लॉन्च हुआ है अब, व्हेन ऑडिट मैटर्स, इसके राइटर कौन है, विनोद राय, व्हेन ऑडिट मैटर्स, इसके राइटर कौन है, विनोद राय। अब ऑडिट का मतलब क्या हो गया, कैग का मतलब CAG, ठीक है, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, आर्टिकल 148 से लेके 151 तक रहता है, ठीक है, यहीं पे याद कर लो। कैग का आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 148 से लेके 151 तक। विनोद राय इसके राइटर है, व्हेन ऑडिट मैटर्स, ठीक है, वाई